तो आज हम एक सिंपल सा डिस्कशन कर रहे हैं डेटा साइंस से रिलेटेड कि हम डेटा साइंस के ब्लॉक डायग्राम को समझेंगे और डेटा साइंस के ब्लॉक डायग्राम को समझने से पहले हम लोग एक बहुत बेसिक सवाल की बात कर रहे हैं कि आखिर डेटा है क्या। बहुत लेमैन बहुत आसान भाषा में समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा डेटा सेट है, यह डेटा सेट है, ठीक है। अब डेटा सेट अगर हम बोल रहे हैं तो अगर हम कह रहे हैं डेटा सेट, दैट मीन्स हम दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, डेटा और सेट, ठीक है। सेट का मतलब क्या होता है, ये हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था। सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ समथिंग, राइट। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स या सेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ अ टीम, ठीक है। सेट एक यूनिक कलेक्शन होता है। तो ये सेट है, तो डेटा सेट है। ये हमने जान लिया कि ये एक पूरा डेटा सेट है। ये एक टैबुलर डेटा है। इस टैबुलर डेटा में होते हैं रोज और कॉलम्स। यहाँ जो सबसे पहला कॉलम है या सबसे पहली रो है, सॉरी, वो है हमारे डेटा के हेडर्स, या उनको हम बुला सकते हैं फील्ड्स, ठीक है। या कभी कभी हम इनको कहते हैं फीचर्स, ठीक है। ये सब कुछ नाम है जो हम आगे यूज करेंगे, या प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम एक तरीके से कह रहे हैं कि ये एक कंपनी के ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन माने लेन देन, ठीक है। किसी तरीके के लेन देन के ट्रांजैक्शंस हुए हैं, और ये जो कॉलम्स हैं यहाँ, एक रो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये उस ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, उसके फीचर्स हैं, है ना। और हर एक प्रॉपर्टी, हर एक फीचर उस ट्रांजैक्शन के बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी या इंफॉर्मेशन दे रही है, राइट। जैसे ये पहला फीचर क्या बता रहा है कि उस ट्रांजैक्शन की आईडी क्या है। दूसरा फीचर क्या बता रहा है, उस ट्रांजैक्शन की डेट क्या है। फिर वो ट्रांजैक्शन किस डिपार्टमेंट में हुआ, उस ट्रांजैक्शन का प्रोसेस कौन सा था, रीजन क्या था, वेंडर टाइप क्या था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये तो ये प्रॉपर्टीज, फीचर्स, ऐसे ये सब नाम है जो इन कॉलम्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये रोज जो हैं, हर एक रो एक एंट्री है, यानी हर एक रो उन फीचर्स के लिए रिस्पेक्टिव वैल्यूज है। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं 23, तो ये क्या है कि कितनी यूनिट्स ट्रांजैक्शन हुई उस ट्रांजैक्शन में, और अदर। तो डेटा जो है, हम एक तरीके से कह सकते हैं ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, ठीक है। ये जितनी भी फील्ड्स है ये डेटा है। और ये डेटा एक्चुअली इसमें मल्टीपल वैल्यूज है, ठीक है। और इनको हम कंबाइन कर देते हैं तो वो डेटा सेट है। तो डेटा बहुत इंटरचेंजेबली यूज होता है, मगर हम लोग ऐसा मान लेंगे कि ये सब डेटा है, ठीक है। ऐसा अगर हम मानेंगे कि हर एक फील्ड इन अ टेबल एक डेटा है, तो हम हमारे लिए आगे चीजों को समझना आसान हो जाएगा। तो एक टर्म आपने पढ़ा, डेटा। और अब अगर हम कहते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि हर एक फील्ड एक डेटा है, तो हम यहाँ पे दो तीन नाम लिख लेते हैं। एक लिख लेते हैं यूनिट कॉस्ट, ठीक है, जो आपके पीछे चल रहा है। एक लिख लेते हैं, मान लीजिए वेंडर टाइप, किस वेंडर टाइप को ये मतलब दिया गया ना, एक्सटर्नल वेंडर था, कॉन्ट्रैक्ट था, कि इंटरनल वेंडर था किसी कंपनी का। और तो हमने दो लिख लिए, और एक तीसरा लिख देते हैं टीएक्सएन डेट, ट्रांजैक्शन डेट। तो अगर हम कह रहे हैं ये तीनों डेटा हैं, ठीक है, चलो वेंडर टाइप हटा देते हैं, रीजन रखते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ये तो अब इन डेटा के टाइप भी होंगे कुछ, ठीक है। अगर ये डेटा है तो इन डेटा, तो डेटा के साथ एक और चीज जुड़ती है,
जो उसको उसकी परिभाषा को लोगों को बताने में या समझने में और आसानी देती है हमें, वो है डेटा टाइप। अब ये जो यूनिट कॉस्ट है आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, तो आपके अकॉर्डिंग इसका डेटा टाइप क्या है? हाँ, यूनिट कॉस्ट में वैल्यूज जो लिखी हैं, पहला क्वेश्चन है वो सारी वैल्यू एक ही डेटा टाइप है, तो मैं बोल देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। तो जो डेटा टाइप मोस्ट कॉमन डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं इंटीजर, फ्लोट या डेसिमल। ओके, मैं डेसिमल लिख देता हूँ क्योंकि हम सब डेसिमल समझते हैं आसानी से। और अगर इंटीजर भी नहीं समझना है तो हम कहते हैं होल नंबर, ठीक है, और डेसिमल नंबर, और डेट और डेट टाइम और स्ट्रिंग वैल्यू, ऐसे। तो आज आप लोग पहली चीज जो याद रखेंगे वो ये है कि जो डेटा होता है उसका एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। हर एक डेटा का एक डेटा टाइप होता है, और वो डेटा टाइप मैं एटसेट्रा लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे होते हैं, पर वो इनमें से कोई एक होता है, ठीक है। क्या क्या? वो होल नंबर हो सकता है, वो डेसिमल हो सकता है, डेट, कोई कोई डेट होगा, कोई कोई डेट टाइम होगा, ठीक है। वो स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग माने अल्फाबेट्स, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक, यानी अल्फाबेट, ऐसे में अल्फाबेट लिख देता हूँ, अल्फाबेट, अल्फाबेट प्लस नंबर्स, ऐसा हो सकता है वो, ठीक है। सो ये भी हो सकता है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, ये यूनिट कॉस्ट इनमें से आपको क्या लगता है? या होल यूनिट नंबर। होल नंबर है, राइट। इसमें कहीं हमें कोई डेसिमल नजर नहीं आ रहा है, और ये एक होल नंबर है, ठीक है। उसी तरह से हम पूछते हैं कि अगर हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि रीजन क्या है, और स्ट्रिंग वैल्यू को भी और आसान शब्द में लिख देते हैं टेक्स्ट। आप बताइए, तो टेक्स्ट हुआ ये टेक्स्ट हुआ, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन डेट क्या हुआ? इजी है, ठीक है। इसमें तो वैसे भी डेट लिखा है, तो बड़ा आसान है बताना कि ये डेट है। कोई 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 डेटा टाइप ऐसे लिखा होता है, देखिए 2025 2 12 ऐसा लिखा है। अब तो ये डेट है कि इसके आगे किसी में लिखा है 15:45 और 26 सेकेंड, ऐसा भी लिखा होगा कोई कोई। हाँ लिखा ओके, होता है जी। आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा। तो अगर इस तरीके से लिखा है तो वो है डेट टाइम, ओके क्योंकि उसमें डेट और टाइम है। ये कुछ ऐसा हुआ, वाई 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 एम एम और डी डी और एच एच एम, मिनट बोल दो एम एम एस एस, ऐसा कुछ है ना फॉर्मेट, कुछ इस टाइप। आर मिनट सेकेंड, ईयर मंथ डे। तो ये जो डेट डेटा टाइप होता है, इसमें बहुत सारे खुद के पार्ट होते हैं जो हम लोग जानते ही हैं। तो जैसे उसमें ईयर होता है, उसमें मंथ होता है, उसमें डेट होती है या डे होता है, उसमें क्वार्टर होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है, सब होता है, वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी जाना कि कंपनी ने हमें जिस चीज को एनालाइज करने के लिए दिया, तो हम लोगों ने उसके साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया, कुछ ऐसा एक डैशबोर्ड बना दिया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यही सब तो है, ट्रांजैक्शन आईडी है, डिपार्टमेंट है, प्रोसेस है। तो अगर हम डिपार्टमेंट और एक्चुअल कॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने इसके साथ क्या किया, हमने कहा टोटल एक्चुअल कॉस्ट बाय डिपार्टमेंट। और ओके इस विजुलाइजेशन से
मैं आपसे पूछता हूँ कि किस डिपार्टमेंट में एक्चुअल कॉस्ट सबसे ज़्यादा लगी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि किस में सबसे कम लगी है, राइट? हम्म, तो Yes, sir. तो और यहाँ पे डेटा वही है, ये देखिए, यहाँ से अगर हम जाएंगे तो यही डेटा लोड हुआ है और इस डेटा पे हमने ये डैशबोर्ड बनाए, कुछ फिल्टर बनाए। जैसे हमने साउथ रीजन का देखना है, हमें साउथ रीजन के मेंटेनेंस प्रोसेस का सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए सर्विसेज सेक्टर में देखना है। तो अब ये मेरे सामने पूरा डेटा आ गया, राइट? तो ओके। जो ये एक्सेल टेबल दिया गया था, जिसको देखने मात्र से ये इतनी सारी जानकारी नहीं पता लग रही थी, राइट? ये सब हम्म, नहीं पता लग पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो उस पे अगर हमने पावर बीआई जैसे किसी टूल से एक डैशबोर्ड बना दिया, तो अब हम कई सारे सवालों का जवाब इकट्ठा दे सकते हैं, राइट? और हम्म, अगर आप एक सीईओ हैं, सीएफओ हैं, या प्रोक्योरमेंट मैनेजर हैं कंपनी के, तो अब आप बहुत आसानी से अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो यस। इसी पूरे प्रोसेस को अगर हम कंबाइन करते हैं, तो डेटा क्या है? फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, जिनको कलेक्ट किया जाता है रेफरेंस के लिए या एनालिसिस के लिए, वो डेटा है। ये एक परिभाषा है। जो अल्फाबेट नम और मैं ये पीपीटी आप लोग को दे दूंगा, इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो जो अल्फाबेट, नंबर, कैरेक्टर या सिंबल जिनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं कंप्यूटर द्वारा, ठीक है, हम्म, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। बेसिकली ऐसे ऑपरेशन जिनको हम कंप्यूटर के ऊपर सेव करें, कंप्यूटर के ऊपर एनालाइज करें, ठीक है, वो हमारे लिए डेटा है। और इंफॉर्मेशन जो है वो रॉ फॉर्म में भी एक तरीके का डेटा है, ठीक है। सो डेटा जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों होता है, ठीक है। जैसे अगर एक पर्सन, अभी मैं कोई अखबार में कोई जानकारी पढ़ता हूँ, तो वो भी डेटा ही है। मैंने हेडिंग पढ़ी, पैराग्राफ पढ़ा, वो डेटा है। या किसी ने मुझे कोई बात बताई, अरे तुम्हें पता है ये हुआ, तो वो डेटा वो भी है, पर वो डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। तो डेटा अनस्ट्रक्चर्ड, मैं यहाँ पे एक पेंट ओपन कर लेता हूँ और अभी मैं थोड़ी देर में सारी चीज़ों को कंबाइन करके अच्छे से समझाऊंगा। तो आपको डेटा की कई सारी परिभाषाएं या डेटा के कई सारे कैटेगराइजेशन मिलेंगे, ठीक है। उनमें से एक है कि डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से क्या है, कि अगर हम बात करें तो पृथ्वी है या यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में कोई भी जो जानकारी तैर रही है, हम कहते हैं ना कुछ भी, यूनिवर्स में क्या हो रहा है? यूनिवर्स में हो रहे हैं इवेंट्स, आप मानते हैं भाई? बिल्कुल। हर रोज, हर समय, हर नैनो सेकेंड पे, इवन उससे भी कम समय में इवेंट्स हो रहे हैं। और इन इवेंट्स के वजह से ही एक रॉ डेटा निकल के आ रहा है, ओके। तो इवेंट्स हो रहे हैं ना, बहुत सारे, कुछ भी हो रहा है एक इवेंट है, वो पास्ट में भी हुआ है और करंट में भी हो रहे हैं इवेंट्स। तो इन इवेंट्स की वजह से निकल के आ रहा है रॉ डेटा, ठीक है। और ये जो रॉ डेटा है, ये क्या है? ये अनस्ट्रक्चर्ड है और एनालिसिस के लायक नहीं है, राइट? ये अनस्ट्रक्चर्ड है, सिर्फ एक जानकारी। जैसे अरे आपको पता है कि आज जिम्बाब्वे जीत गई ओमान से, ठीक है, तो ये एक जानकारी है। पर
अच्छा है, जानकारी है, जिम्बाब्वे जीत गई ओमान से, लेकिन ये कोई स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ठीक है, हम्म, अगर तो हमारे एनालिस्ट लोग के लिए ये जानकारी एकदम वेग है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है कि उस अनस्ट्रक्चर्ड जानकारी को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सेव किया जाए। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं। तो मान लीजिए हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया। ठीक है, उस पेशेंट की जानकारी, तो उस पेशेंट की जो जानकारी है वो अनस्ट्रक्चर्ड है ना। हमने पूछा भाई साहब आपका नाम क्या है, या बहन जी आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा जॉन भाई, जो भी रखा। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, उन्होंने बताया बी पॉजिटिव, जब हमने टेस्ट ले लिया। फ़ोन नंबर उन्होंने कहा +9111, जो भी। तो अभी उनकी जो अनस्ट्रक्चर्ड जानकारी थी, उनको एक फॉर्म के माध्यम से हमने जैसे ही गो किया, तो यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूट हुई, और उसने क्या किया, उस जानकारी को एक टेबल में बदल दिया। देखिए, एक टैबुलर ओके। फॉर्म में बदल दिया, जॉन भाई का बी, है ना। हम्म, अब हम्म, हम्म, इस तरीके से अदर पेशेंट्स भी आते जाएंगे, अदर पेशेंट्स भी आते जाएंगे, तो वहाँ का रिसेप्शनिस्ट या मैनेजर क्या करेगा, बस आएगा, यहाँ फिल करेगा, वो कर देगा, राइट। इसी तरीके से उनके हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो, जो भी होते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे इंसर्ट करते जाएंगे सारी। फिर उनके जब आईपीडी बुकिंग होगी, तो वो क्या करेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा पेशेंट, जैसे जॉन भाई दिखाना चाहते हैं कार्डियोलॉजी में अभी, वो कर देंगे। तो ये एक ट्रांजैक्शन भी तो बुक हो गया। यहाँ भले ही आईडी आ रही है, ये चीज़ हम आगे समझेंगे। तो इस तरीके से आपको नहीं लग रहा है कि एक सिस्टम बन गया, जिसके माध्यम से जो हॉस्पिटल में होने वाली अनस्ट्रक्चर्ड गतिविधियां हैं, या हॉस्पिटल में होने वाली गतिविधियों के जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, वो हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सेव कर ले रहे हैं अपने पास, राइट, राइट। टैबुलर फॉर्म में। तो ये जो है, इसके लिए आप जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं या जिन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कॉमन नाम है एसक्यूएल, जिसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, आप सबने कभी ना कभी एक्सेल का इस्तेमाल किया होगा, एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। अब इसी का ही एक भाई भी है, गूगल शीट्स। ठीक है, हम्म, तो गूगल शीट्स हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, यहाँ पे भी हम टैबुलर डेटा स्टोर करते हैं। इसी तरीके से जो है एक और होता है, एक मतलब टेक्नोलॉजी जेसन, जिसको कहते हैं जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, ओके। तो ये जेसन एग्जाम्पल में जाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ग्लॉसरी, टाइटल, बहुत आसान है, समझेंगे। जैसे मेन्यू, आईडी है, ये भी स्ट्रक्चर्ड ही। ओके, ओके। बस ये ओके। कुछ गंदी तरीके से लिखा है, जो अजीब सा लग रहा है, पर है स्ट्रक्चर। तो क्या है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनके लिए इसको समझना बहुत आसान है। जैसे हम आईबीएम की साइट पे जाते हैं, तो इन्होंने भी एक दिया है कि देखिए इसमें जेसन में क्या होता है, जैसे एक्सेल फाइल में क्या था, कॉलम का नाम और वैल्यू थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक की है और एक वैल्यू है। तो बता रहे कि इनका नाम जॉन स्मिथ है, एसकेयू ये है, प्राइस ये है, शिप टू ये कुछ जानकारी है, राइट। हम्म, तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो है ये भी टेबल जैसा ही, बस ये आड़े की जगह बेड़ा लिखा है। ठीक है, वो हम सीखेंगे।
जेसन क्या होता है, कैसे बनता है। अब जेसन में अंदर और भी चलते चले जाते हैं कि शिप 2 में फिर एक जेसन आ गया, लाइक टेबल के अंदर एक और टेबल आ गई, ठीक है, तो वो भी सीखेंगे। तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजीज हैं। इसी में इसी का एक भाई, छोटा भाई XML होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, और मैं एक्सेट्रा लिख देता हूँ। आज हम लोग इतना बोरिंग बातें नहीं करेंगे। तो ये जो सब होते हैं, ये सारे क्या हैं, तरीके हैं जिस तरीके से हम किसी अनस्ट्रक्चर्ड बात को स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और जब हम उस बात को स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिख देते हैं तो वो कुछ ऐसी नजर आती है जो आपके सामने नजर आ रही है। और इसको पढ़ना आसान है एज कंपेयर टू बस कोई चीज गद्य में लिखी हुई है ना, कोई चीज पैराग्राफ में लिखी हुई है, उससे तो अच्छा है कि हम ऐसे पढ़ें उसको, राइट। इस तरीके से हम, तो अब ये चीज जो होती है ये क्वेरिएबल होती है, यानी इसके ऊपर हम क्वेरी लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे जो एक्सेल में ही आपको पता है कि बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे सॉर्टिंग, सम, ये सब ना। तो जैसे अगर हम इसको एक टेबल में बदलते हैं कंट्रोल टी करके, तो ये टेबल में बदल गई। अब आप इसे फिल्टर कर सकते हैं कि हमें इस पूरे डेटा को सिर्फ एक्सटर्नल वेंडर के लिए देखना है, तो ऐसे फिल्टर कर दिया, ठीक है। अगर हमें इसको सॉर्ट करना है तो हमने सॉर्टिंग कर दी, हमें सॉर्ट A to Z करना है, ये कर दिया, क्लियर कर दिया फिल्टर, तो वापस आ गया। और यहाँ एक्सेल ने बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं, जैसे ऑटो सम, एवरेज, एटसेट्रा, राइट। तो अगर हमें यूनिट्स पे कोई ऑटो सम करना है तो हमने कर दिया, और नीचे कहीं उसका सम नज़र आ जाएगा, वो हम देख लेंगे बाद में। तो ये सब हम सीखेंगे बाद में। तो जो भी यहाँ पे हम ये ऑपरेशंस कर रहे हैं वो एक तरीके की स्टैटिस्टिक्स या एनालिसिस ही तो है, कि हम एनालिसिस के लिए कर रहे हैं, राइट। तो अब आते बात, तो दुनिया भर में इवेंट हो रहे थे, उन इवेंट से आ रहा था रॉ डेटा, और वो रॉ डेटा था अनस्ट्रक्चर्ड। तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा एंट्री, इंटरव्यू लेके और स्क्रैप करके, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड बनाया जाता है। वो हम पढ़ेंगे थोड़े थोड़े आगे। और उनके उन टेक्नोलॉजीज के कुछ नाम है SQL, MS एक्सेल, गूगल शीट, जेसन, ये सब, ओके। और फिर जब हमारे पास इस फॉर्मेट में डेटा आ जाता है तब हम क्या करते हैं, फिर हम निकालते हैं अपने कुछ और अस्त्र। वो हैं टूल्स लाइक पावर BI, टैबलो, और SQL खुद। जैसे हम नाम लिख लेते हैं, जैसे MySQL, PostgreSQL, ठीक है, ये सब SQL के ही फैमिली के मेंबर्स हैं। SQL सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये, या इनके आगे भी चीज़ें, पावर BI है, टैबलो है, और इसी में आगे पाइथन है, और पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। जैसे नाम कुछ हम लेंगे तो पांडास है, और सीबॉर्न है, मैटप्लॉटलिब है, नमपाई है, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, एटसेट्रा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे, मैं कुछ ही नाम ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। और ये इवन एक्सेल में भी, खुद में भी ये सब फंक्शंस होते हैं ना। एक्सेल में खुद ये होता है, गूगल शीट में खुद होता है, तो वो उनके नेटिव जो सॉल्यूशंस है वो हैं। तो फिर क्या होता है, ये इस टाइप के जो टूल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर्ड डेटा को पढ़ सकते हैं, और फिर पढ़ने के बाद इस प्रकार का एक रिपोर्ट बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं, ठीक है, जिस रिपोर्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विजुअल्स अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और जैसे यहाँ पे आप दिख रहे हैं, आपको बहुत सारे विजुअल्स दिख रहे हैं, राइट। और फिर इनके पास थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ
एआई नैरेटिव ये सब भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से एक ऐसा करें, ये नैरेटिव चार्ट लें, तो ये कह रहे हैं कि चूज अ नैरेटिव टाइप, हमने कहा को पायलट, तो ये लॉगिन करने के लिए कहेंगे, ये एक तरीके का एआई है, ठीक है। वो एआई क्या करेगा कि जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है ना, बेसिकली आपको जो कुछ भी इस विजुअल में हो रहा है उसको एक पूरा एआई के तरीके से एनालाइज करके बताएगा कि वो क्या हो रहा है। और कुछ और भी तरीके के मैप्स हैं, जैसे डिकम्पोजिशन ट्री, जो यूज़ करेंगे हम लोग, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि अब आप देख रहे हैं यहाँ कहीं हमने ये वाटरफॉल चार्ट यूज़ किया है, कहीं पे हमने डोनट यूज़ किया है, कहीं बार यूज़ किया है, कहीं लाइन या एरिया चार्ट यूज़ किया है, फिर कहीं कहीं हमने रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग दिखाया है, ठीक है। जहाँ पे वैल्यू 0 आ रही वहाँ लाल आ रहा है, जहाँ 1 आ रही वहाँ ग्रीन आ रहा है। फिर ये केपीआई कहलाते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ओके, केपीआई। ये भी सब, ये टर्म्स भी सब हम सीखेंगे, ये केपीआई वीपीआई क्या बोले जा रहे हैं हम लोग। तो बहुत सारे ऐसे एक्रोनिम्स हैं जो यूज होते हैं एनालिसिस की टर्म्स में, बहुत सारों से आप खुद पहले बहुत सारे आप जानते होंगे और कुछ हम लोग आगे भी सीखेंगे। तो एक पूरा ब्लॉक डायग्राम ये है कि वर्ल्ड है, वर्ल्ड में इवेंट्स होते हैं, उनसे आता है रॉ डेटा, जिनकी डेटा प्रोसेसिंग करके डेटा सेट मिलते हैं, जैसे कि ये, राइट, ये एक डेटा सेट है जो एक एक्सेल डेटा सेट है। फिर उन डेटा सेट्स को हम स्टैटिस्टिकल मॉडल या एनालिसिस उस पर करते हैं, ठीक है। तो जो हमने यहाँ किया, और फिर विजुअलाइजेशन रिपोर्ट्स एंड ब्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है। जो ये एक रिपोर्ट है, ये एक है, ये दूसरी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कुछ सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में कुछ और सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, राइट। और ऐसे कर करके आप देख रहे हैं यहाँ पेजेस बने पावर बीआई में, राइट। तो आप नए नए पेजेस बनाते जाते और पूरी एक स्टोरी बिल्ड करते हैं, बिजनेस का पर्पस समझ के, बिजनेस का सवाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप बनाते हैं। कई बार क्या होता है, आपको इस तरीके से एक सवालों का पूरा डॉक्यूमेंट मिलता है, जैसे ये है, ठीक है। एक कंपनी है जिसका नाम है नॉर्थविंड, ठीक है। और ये इन्होंने हमें ये 50 सवाल दिए, ये आप इन सब के जवाब, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। तो इस कंपनी का डेटा कहाँ पे है, तो वो जो कंपनी का डेटा है वो ये है, नॉर्थविंड। यहाँ पे आप देखिए एक डेटाबेस में कितने सारे टेबल्स हैं, जैसे कस्टमर टेबल है, तो कस्टमर टेबल में उस कंपनी के सभी कस्टमर्स की जानकारी। ऑर्डर्स टेबल में क्या है कि उन्हीं कस्टमर्स ने ऑर्डर किए होंगे, आप समझ सकते हैं ना, कि उन कस्टमर्स ने ऑर्डर किए, वो सब यहाँ है। तो ये भी हम समझाएंगे, अभी एक दिन में इतना सब नहीं जानने की जरूरत है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें ऐसे डेटा दिए जाएंगे, ठीक है, ऐसा या ऐसा, ये एसक्यूएल है और ये एक्सेल है, शुरुआत में हम इन्हीं पे काम करेंगे। ऐसा डेटा दिया जाएगा और हमारा उद्देश्य होगा इस तरीके का एक डैशबोर्ड बनाना शुरुआत में, ठीक है। डैशबोर्ड बनाते समय हमारे पास अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स आएंगे कहीं, और हम ये भी जानेंगे कि या हमने बार ही क्यों बनाया, या यहाँ ये ट्री मैप ही क्यों बनाया, यहाँ लाइन ही क्यों यूज किया, यहाँ पे हमने क्यों नहीं ये गोले वाला बना दिया, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जैसे इसमें ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये तो लग रहा है दुपट्टा उड़ रहा है, राइट। तो लेकिन इसको रिबन चार्ट बोलते हैं और बहुत यूजफुल चार्ट है, जिसमें दिखा रहा है कि एचआर की टोटल एक्चुअल कॉस्ट वेस्ट रीजन में बहुत कम थी, पर आईटी रीजन में ये सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये ऐसे दिख रहा है, एक जो दिख रहा है फ्लो दिखा रहा है वेस्ट रीजन का, अगर हम वेस्ट रीजन को हाईलाइट करते हैं तो ये भी समझेंगे, ये सब चीज़ें समझेंगे
जानेंगे। ये ट्री मैप क्या दिखाई दे रहा है, और ये हमारा मेन काम होगा। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए ऑब्वियसली जो सबसे पहले टूल्स हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होने चाहिए, वो ऑब्वियसली एक्सेल है। मोस्टली अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पीसी है या लैपटॉप है तो उसमें ये होगा ही, नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लेंगे उसको। और दूसरा जो हमें स्टार्टिंग में चाहिए होगा वो है पावर बीआई। ठीक है, ये दो टूल्स आपको रेडी रखने होंगे। और ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? सो हमें गूगल पे जाके सर्च करना है पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड। ठीक है, क्योंकि पावर बीआई के दो वर्जन आते हैं एक्चुअली। एक और भी आता है जिसको पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर बोलते हैं, पर इसीलिए मैं आपको स्पेसिफिक नाम बता रहा हूँ, पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा अभी आप लोग के साथ। ये पावर बीआई डेस्कटॉप जो है माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, और ये एनालिस्ट के लिए बनाया गया है, जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे कहानी पूरी। और ये फ्री है। ठीक है, इसका एक पेड वर्जन भी आता है, पर वो आगे बात करेंगे। अभी हमारे सीखने समझने के लिए ये फ्री है। पावर बीआई डेस्कटॉप कुछ ऐसा दिखता है जैसा आपको दिख रहा है अभी। ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में पावर बीआई के सभी विकल्प समझेंगे। ये क्या है, एक छोटा सा हिंट देता हूं। जैसे यहाँ पे पहला स्टेज क्या होता है, गेट डेटा। जैसे आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इनमें से कोई भी टूल को पहले डेटा को कनेक्ट करना होगा, तब तो वो एनालिसिस लगाएगा उसके ऊपर, राइट। तो ये यहाँ देखिए, ये पावर बीआई के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, दिख रहे हैं। ये इन सबको कनेक्ट कर सकता है, इतने सारे। तो हम इसमें से ये सब पढ़ेंगे, CSV एग्जाम्पल, यही मैंने नाम लिए अभी ना, XML, जेसन, SQL, ओरेकल, ये सारे, PostgreSQL, इसमें MySQL होता है, Amazon Redshift है, Snowflake है। ये सब अलग अलग कंपनी की सर्विसेज हैं। ठीक है, जैसे आप जब किसी कंपनी के लिए काम करने जाएंगे तो हो सकता है वो कंपनी अपने डेटा को स्नोफ्लेक पे स्टोर करती हो। ठीक है, मान लीजिए ये एक कंपनी है, ये ऑनलाइन फ्लावर और प्लांट सेल करती है। ओके, इनके पास इतने तरीके के प्लांट्स हैं, आप देख पा रहे हैं। और आपने लगभग कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट देखी होगी तो उसमें इस तरीके के ही ग्रिड दिखते हैं। ठीक है, अब अगर हम किसी एक प्लांट को क्लिक करते हैं, तो ये वेबसाइट हमने बनाई है एक रेफरेंस के लिए, और यहाँ से कोई ऑर्डर भी कर सकता है, इस पे काम चल रहा है। एनीवेज, तो ये जो है आप देख रहे हैं, आप कोई भी प्लांट खोलेंगे और आप चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या कोई भी खोलिए, उसमें प्रोडक्ट का जो पेज है वो आपको वैसा ही दिखता है सबका। ठीक है, सबका टाइटल होता है, सबका प्राइस होता है, सबका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, सबका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है, राइट। सबके रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। अब अगर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, यहाँ पे व्यू कार्ट करके मैं प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ, तो ये हमसे पूछ रहे हैं अपना नाम, पता, गांव सब बताइए। ठीक है, तो आपने अभी तो देखा कि जब जानकारी सेव करनी होती तो फॉर्म भराया जाता है, थोड़ी देर पहले देखा था ना हमने, पेशेंट ऐड करते समय। तो ये जो वेबसाइट्स दिख रही हैं, ठीक है, जो स्टार्टअप्स हैं जिनके क्लाइंट्स ऑनलाइन आके रजिस्टर करते हैं, ऑर्डर देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसकी जानकारी डेटाबेस में कैसे स्टोर होती है? वही उदाहरण है ये, समझ रहे हैं आप। प्रोडक्ट टेबल में उनके सभी पेड़ों की जानकारी होगी कि पेड़ों के नाम क्या हैं,
कौन सप्लायर है, राइट, उसका यूनिट प्राइस क्या है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यूनिट प्राइस यहां से उठ के उस प्राइस पे दिखता है। तो अब देखिए ध्यान से, ऑल्दो ये दोनों डिफरेंट डेटा सेट्स हैं, मैं इसका भी डेटाबेस सिखाऊंगा आपको, ये हम ही ने बनाया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे प्रोडक्ट का नाम है चाय, चैंग, एनीसीड सिरप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ आ गई उठ के, देखो नाम यहाँ आ गया, ओके। राइट। फिर इसके जो शॉर्ट डिटेल है ये सब, वो यहाँ आ गई उठ के, है ना। फिर इसका जो और डिटेल्स हैं जैसे यूनिट प्राइस, यूनिट्स इन स्टॉक, तो यूनिट प्राइस उठ के यहाँ आ गया, ठीक। और कितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं ऐड टू कार्ट, तो कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है वो भी कहीं सेव होगा। आपने कभी देखा है कि आ जाता है लिख के सॉरी दिस इज आउट ऑफ स्टॉक, हाँ। तो आउट ऑफ स्टॉक कब हो जाता है, जब उसका यूनिट्स इन स्टॉक 0 हो जाता है, राइट, तभी तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो एक्चुअली में जब आप किसी वेबसाइट पे जाके क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो वो जानकारी लाइव कहाँ स्टोर हो जाती है जाके, ऐसे किसी डेटाबेस में, किसी डेटा टेबल में, ठीक है। और अगली बार फिर ये उसी डेटा टेबल को पढ़ता है और उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स देता है। तो ये काम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर का, कि ये जो अजीब सी जानकारी है टैबुलर, उसको ऐसा दिखाए, है ना, ताकि आम जनता को वो समझ में आए। ओके। अब अगर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ और ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट तक पहुंच जाता हूँ, तो अभी आपने एक फॉर्म देखा वहां पे, ये फॉर्म है ना आपके सामने आया, तो ये जानकारी कहाँ जाएगी, ये देखिए इसमें एक और टेबल भी था, कस्टमर टेबल, देखिए कस्टमर का नाम, उसका कॉन्टैक्ट टाइटल, यही सब तो जानकारी वहां लिखी है, राइट, उसकी कंट्री वंट्री। तो और ये एंट्री कौन कर रहा है, कस्टमर खुद, है ना। अच्छा, ये डेटा अपने आप बन जा रहा है वहाँ पे एंट्री करने के बाद। हाँ, क्योंकि जब कस्टमर, आपने भी जब प्रोडक्ट कहीं खरीदा, तो ये जानकारी जब आप बिलिंग डिटेल, शिपिंग डिटेल अपनी भरते हैं, तो डेटाबेस में आपके नाम की एक एंट्री हो जाती है और आपका अकाउंट बन जाता है। फिर अगली बार थोड़ी आपको वो भरनी पड़ती है उसी वेबसाइट पे, अगली बार तो सीधे आप लॉगिन करते हैं और पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने अभी रेजर पे इंटीग्रेट कर रखा है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं ना, तो एंट्री में क्या चला जाएगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ। इन इन इस बिजनेस की एक नर्सरी भी है सीतापुर में, ओके। वहां से भी तो आके कुछ लोग खरीदते हैं, वहां भी सेम फॉर्म है, पर जब वहां से एंट्री होती है तो क्या चला जाता है कि पेमेंट मोड ऑफलाइन, या जो भी, है ना, उन्होंने चेक दिया तो चेक, तो ऐसा एक तरह का पाइपलाइन होता है ना, और डेटा एक ही जगह जा रहा है। पाइपलाइन जैसे आपके घर में एक पाइपलाइन होता है ना, जैसे नल में पानी आ रहा है, वैसे ही एक बहुत फेमस शब्द है डेटा पाइपलाइन। डेटा की भी पाइपलाइन है, तो वो भी कहीं से होते होते किसी जगह निकल रहा है, राइट, वो भी सीखेंगे। तो ये जो हम लोग ने आज एक साधारण सा एग्जाम्पल देखा, वो यही है।
और आज बंद करने से पहले आज का लेसन एक इम्पॉर्टेंट चीज, मैंने आप लोग से पूछा था कि ये डेटा कितने टाइप का है, तो आपने बोला कि ये होल नंबर है और ये डेसिमल है, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स में डेटा को मेनली दो तरीके से बोला गया है। एक होगा क्वांटिटेटिव, आपने ये शब्द भी कभी ना कभी पढ़े होंगे, और एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। तो जिनको आपने नंबर बोला, होल नंबर या डेसिमल नंबर, वो क्या है, क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव। और जो आप जिनको आपने बोला स्ट्रिंग वैल्यू या टेक्स्ट वैल्यू, वो है क्वालिटेटिव, ठीक है। ओके। क्वालिटेटिव माने वो भी इंपॉर्टेंट है और वो उस ट्रांजैक्शन की क्वालिटी बता रहा है, और क्वांटिटेटिव भी इंपॉर्टेंट है, वो उस ट्रांजैक्शन की नंबर बता रहा है, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये जानना है कि कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, उतना ही इंपॉर्टेंट तो ये भी जानना है कि किस मोड में ट्रांजैक्शन हुआ, राइट। राइट। अब किस मोड में ट्रांजैक्शन हुआ ये नंबर तो नहीं है, ये तो एक शब्द है। तो ऐसे डेटा को कहते हैं कैटेगोरिकल डेटा। क्या, कैटेगोरिकल मतलब कैटेगराइज करना चीज को, ठीक है। हमारे पास ट्रांजैक्शन है, हर ट्रांजैक्शन हमारे घर के सदस्य जैसा है, इंपॉर्टेंट, पर वो ट्रांजैक्शन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है, कि वो ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है कि चेक है कि बैंक है, राइट। तो जब कभी आपको डेटा सेट मिलेगा, और मैं ये शुरुआती बेसिक डेटा सेट्स की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया में हर जगह यही होगा, मगर 99% यही होगा। तो उस डेटा सेट में ऐसे ही कॉलम होंगे, उसमें कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है, उसमें कुछ कैटेगोरिकल होगा, ये शब्द याद रखिएगा आज, और अभी मैं ये वीडियो का लिंक भी भेजूंगा आप लोगों को। ये शब्द याद रखिएगा, कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल ओके। नंबर्स, ठीक है। आगे और भी पढ़ेंगे, इसमें नॉमिनल ऑर्डिनल भी होता है, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं। आज आप मुख्य रूप से क्या याद रखेंगे, डेटा जो होता है वो किसी भी चीज के बारे में हमें जानकारी देता है, ऑब्वियसली किसी ट्रांजैक्शन, किसी इवेंट के बारे में, या किसी पर्सन या किसी चीज के बारे में हमें जानकारी देता है। और एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा को हम एक टैबुलर या स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करते हैं, और ये जो टैबुलर या स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर डेटा होता है, ऑब्वियसली इसमें कॉलम्स एंड रोज होते हैं। हर कॉलम उस डेटा की प्रॉपर्टी है। अब ये बात रिलेट कर पा रहे हो आप कि डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी है ना, कि ये ट्रांजैक्शन किस डिपार्टमेंट में हुआ है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। ये ट्रांजैक्शन किस प्रोसेस के माध्यम से हुआ या किस प्रोसेस में हुआ है। तो यहाँ हर चीज तो इंपॉर्टेंट हो गई ना हमारे लिए, उतनी ही जितनी सब है, राइट। राइट। तो ये है। और आज आपको जो डाउनलोड करने टूल वो हमने बता दिया आपको, पावर बीआई डेस्कटॉप, ठीक है। अगर आपको इंस्टॉल करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग हमें कांटेक्ट कीजिए, ऑब्वियसली व्हाट्सएप वगैरह पे। और अगर हो जाता है इंस्टॉल तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो स्टार्टिंग हम लोग पावर बीआई से करेंगे, ताकि हम इजीली एक्सेल फाइल्स को, सीएसवी फाइल्स को, साधारण डैशबोर्ड्स बनाएंगे, और उससे हमें स्टैटिस्टिक्स और बहुत सारे डेटा से जुड़े टर्म समझ में आने लग जाएंगे, जिससे हम इजीली फिर आगे अदर टूल्स से भी उस जानकारी को समझ सकते हैं, ठीक है। और हम लोग अपनी अगली क्लास में इसके आगे के डिस्कशंस करेंगे। अगर
आप ऑनलाइन यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम एक नया वीडियो इस सीरीज में डालें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।